हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। राजकुमार समर जैसे ही आगे बढ़ता है वो एक जगह पर गिर जाता है, लेकिन उसका आधा शरीर एक जगह से अंदर की तरफ हो जाता है, जिससे कि उन लोगों को आधा शरीर ही नजर आता है। राजकुमार को इस तरह से देखकर वीरेश सब कुछ समझ जाता है और अपने दोस्त के साथ मिलकर वो उसे भ्रमजाल को तोड़ देता और फिर वहां पर सबको अपने सामने कुछ और ही नजर आता है। लेकिन उसे भ्रमजाल को तोड़ते समय ही वीरेश और वैभव दोनों को ही इस बात का अंदेशा हो गया था कि वो बहुत ही ताकतवर और भयानक काली शक्तियों से निर्मित भ्रमजाल है और उसे तोड़ने में उन दोनों ने अपनी अपनी आधी से ज्यादा शक्तियां गंवा दीं। लेकिन इस वक्त उसे जाल को पार करके उसके अंदर क्या है ये देखना भी जरूरी था, क्योंकि इस तरह से जंगल के एकदम किनारे पहाड़ियों के नजदीक कोई इस तरह से भ्रमजाल तभी बनता है जब उसे लोगों को धोखा देना हो, क्योंकि ऐसे सामने से देखने पर इंसान को बस वही चीज नजर आएगी जो वो सामने वाले को दिखाना चाहते। जैसे कि उन लोगों को अभी वहां पर पत्थर और पहाड़ ही नजर आ रहे थे, जैसे कि वहां पर आसपास पूरी जगह पर हैं। वीरेश और वैभव दोनों ही बहुत थका हुआ सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उसे अनजान शक्ति जिसने भी वो भ्रमजाल वहां पर बनाया हुआ था उसका सामना करना बहुत मुश्किल है। वो दोनों एकदम थका हारा हुआ और खाली महसूस कर रहे हैं और वहीं जमीन पर घुटने के बल बैठ गए। शिवानी उन सारे लोगों की भीड़ में से निकलकर आगे आते हुए बोली, क्या है ये यहाँ पर? ये छिपा हुआ तहखाना, लेकिन यहाँ जंगल के बीच में ये तहखाना कैसे आया? और पहले ये हमें दूर से नजर क्यों नहीं आ रहा था? क्या लग रहा है क्या नहीं? चलो चलकर अंदर देखते हैं, क्या पता हमें यहाँ पर कोई सुराग मिल जाए। राजकुमार वहां पर आगे आते हुए और अपने कपड़े झाड़कर साफ करते हुए बोला। वो अभी भी उन्हीं कपड़ों में है जो उस चुड़ैल ने उसे अपने जादू से पहनाए थे। इस सदमे की वजह से अभी तक पूरे सफर में राजकुमार समर एकदम चुप-चुप था और उन्हें सब चीजों के बारे में सोच रहा था जो कुछ भी उसके साथ होने वाला था, और मन ही मन भगवान को शुक्रिया अदा बोल रहा था कि उसने सही समय पर वीरेश के दोस्तों को वहां पर भेज दिया और उसकी जान बच गई। नहीं तो उसे चुड़ैल से शादी होने के बाद पता नहीं वो चुड़ैल उसके साथ क्या करती, उसे कहाँ लेकर जाती, कैसे रखती, सब सोचकर ही उसे एक अजीब सा डर लगने लगता है। भले ही वो वाला फिलहाल के लिए उसके सिर से टल गई है, लेकिन फिर भी वो बात पूरी तरह से एकदम उसके दिमाग से निकल नहीं पा रही है। हाँ चलो, अब जब इतना आगे आ गए हैं तो अंदर जाकर भी देख सकते हैं कि आखिर वहां पर है क्या, और अगर ये चीज इस तरह से छिपाई गई है और इतनी मेहनत करी है जिसने भी, तो जरूर यहां पर हमें कुछ तो मिलेगा। अपनी सारी शक्ति और हिम्मत बटोरकर वापस उन सभी के साथ और आगे खड़ा होता हुआ वीरेश बोला, जबकि चंद्रिका ने अब तक कुछ भी नहीं बोला, लेकिन वो उन सब से आगे आ गई और वीरेश के एकदम बगल में खड़ी होती हुई एक नजर घुमाकर उसकी तरफ ही देखने लगी। उसकी आंखों में इस वक्त वीरेश को बहुत कुछ नजर आ रहा है। उम्मीद और सवाल उनमें से सबसे आगे हैं। वीरेश ने उसकी तरफ देखकर धीरे से अपना सिर हिलाया और फिर वो सारे लोग एक साथ ही वहां से आगे बढ़े। वहां जैसे ही उन लोगों ने कदम रखा, उन सबको अपने आसपास एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे वो ऊर्जा बहुत ही कम हो रही थी और ना के बराबर ही वहां पर बची थी। लेकिन फिर भी वो लोग वहां पर रुक नहीं सकते थे, इसलिए उसी तरह से आगे बढ़ते गए। क्या तुम्हें भी वही लगता है जो मैं सोच रही हूं? वीरेश के साथ चलते हुए चंद्रिका ने धीमी आवाज में सिर्फ उसकी तरफ देखकर सवाल किया, और फिलहाल बाकी लोगों का ध्यान भी उन दोनों की तरफ नहीं है। हल्के से ऊपर नीचे अपना सिर हिलाते हुए वीरेश ने उसकी बात का जवाब दिया, हाँ, जहां तक मुझे लगता है ये उसी विक्रांत का काम होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज इतनी आसानी से सिर्फ वही कर सकता है, बाकी और कोई भी शक्ति। किसी को भी इस तरह से कहीं भी चुप कर रहने की जरूरत नहीं पड़ती, और विक्रांत इन सब में माहिर है। चंद्रिका को भी इतनी देर से यही लग रहा था और मन ही मन वो यही मान रही थी कि जो वो सोच रही है वही सही निकले और यहाँ पर उसे राजकुमारी वसुंधरा मिल जाए। और अब तक पता नहीं उसे विक्रांत ने राजकुमारी के साथ क्या किया होगा और उसका क्या हाल क्या होगा। ये सब कुछ सोच सोच कर ही चंद्रिका एकदम घबरा रही है और उसके साथ ही वीरेश का भी बुरा हाल है।
जैसे उन लोगों के कदम आगे उस जगह में अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ही उन दोनों की सांस और दिल की धड़कन तेज हो रही है। और वसुंधरा के बारे में सोचते हुए हम दोनों को ऐसा ना करें जिससे कि वो दोनों ही उसके काफी नजदीक पहुंचकर इतने दिनों से जो वो दोनों उसे ढूंढ रहे हैं, आज आखिरकार उन दोनों की मेहनत रंग लाएगी। और ये सोचते हुए वो लोग वहां से आगे बढ़े। वहां आसपास काफी सारे पत्थर हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधे भी निकले हुए हैं। लेकिन वो पेड़ पौधे अजीब ढंग से मुरझाए हुए या फिर उसी तरह जले हुए लग रहे हैं। वहां से अंदर जाने का एक पतला सा रास्ता है और एक दूसरे की तरफ देखते हुए सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक साथ ही वहां से अंदर की तरफ जाने लगे। समर ने बीवी रेस का हाथ पकड़ा हुआ और दूसरे हाथ से वीरेश में चंद्रिका का हाथ पकड़ा हुआ और बाकी सारे दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। महात्मा का आश्रम। मणिकनाथ, आज वो रात है, तुम्हें पता है ना? आज के दिन का उसने कितने सालों से इंतजार किया होगा। और अब आज वो दिन है, तो हम दोनों से रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम इतने बेबस लाचार कैसे हो सकते हैं? महात्मा इस तरह से पत्थर पर एकदम शांत भाव के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन नरेंद्र ठाकुर वो बहुत ही ज्यादा बेचैनी और गुस्से में इधर से उधर टहल रहे हैं। और उसी तरह से उन्होंने ये सारी बातें बोली, जिसकी महात्मा ने अच्छी तरह से सुन लिया, लेकिन फिर भी उनके चेहरे के भाव जरा भी नहीं बदले। मणिकनाथ, तुम सुन भी रहे हो या मैं ऐसे ही पागलों की तरह बड़बड़ाता जा रहा हूं? और तुम्हें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, जबकि ये सब कुछ तुम्हें ही ठीक करना है और तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। ये सब कुछ तुम्हारे सामने ही आया है, तो क्या तुम इसे इसी तरह से रहने दोगे और सारी गलत चीज हो जाने दोगे? राजकुमार को बचाना क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता? नरेंद्र ठाकुर ने फिर से इस तरह गुस्सा करते हुए महात्मा की तरफ देखकर कहा, और उसकी ये बात सुनकर महात्मा के चेहरे पर इस बार एक हल्की सी मुस्कुराहट आकर चली गई। महात्मा ने बहुत ही इत्मीनान से नरेंद्र ठाकुर को समझाते हुए कहा, हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं ठाकुर, जो होना है वो होकर ही रहता है। नियति का लिखा कोई भी टाल नहीं सकता, ना मैं ना तुम। और हम कितने भी हाथ पैर मार लें, कितनी कोशिश कर लें, उसे बदल नहीं सकते, वो तो होकर ही रहेगा। अच्छा, तो अब शैतान के किए को तुम नियति का नाम देकर सफाई दे रहे हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर तुम पहले बता देते तो मैं ही कोई ना कोई इंतजाम तो कर लिया होता। लेकिन अब तो ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है, बस 10-12 घंटे ही बचे हैं रात होने में। और उसके बाद तुम्हें पता है ना वो कितना शक्तिशाली शैतान बन जाएगा, और सबसे पहले तो मैं मारने की ही कोशिश करेगा। महात्मा फिर से इस तरह हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, हाँ ठीक है, अगर मेरी मृत्यु इसी तरह से लिखी है तो फिर यही सही। मुझे भगवान से या किसी से भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। तुम मेरे इकलौते मित्र हो और मेरे आश्रम का भी ध्यान रखना। महात्मा ने के बाद इस तरह से कहीं, इसे सुनकर नरेंद्र ठाकुर और भी ज्यादा भावुक हो गए और तुरंत ही महात्मा के पास आए और उनका पैर पकड़ते हुए नीचे जमीन पर बैठकर उन्होंने कहा, तुम सर्वज्ञानी हो, मुझसे कहीं ज्यादा तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता रहता है और इसीलिए तुम्हारे माथे पर एक भी चिंता की लकीर नहीं। इसका मतलब तुम पहले ही सब कुछ जान समझ चुके हो, बस मुझे नहीं बता रहे हो। कहानी जारी रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 106। महात्मा फिर से इस तरह हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, हाँ ठीक है, अगर मेरी मृत्यु इसी तरह से लिखी है तो फिर यही सही। मुझे भगवान से या किसी से भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। तुम मेरे इकलौते मित्र हो और मेरे आश्रम का भी ध्यान रखना। महात्मा के बाद इस तरह से कहीं इसे सुनकर नरेंद्र ठाकुर और भी ज्यादा भावुक हो गए और तुरंत ही महात्मा के पास आए और उनका पैर पकड़ते हुए नीचे जमीन पर बैठकर उन्होंने कहा, तुम सर्वज्ञानी हो, मुझसे कहीं ज्यादा। तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता रहता है और इसीलिए तुम्हारे माथे पर एक भी चिंता की लकीर नहीं। इसका मतलब तुम पहले ही सब कुछ जान समझ चुके हो, बस मुझे नहीं बता रहे हो। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं जो मुझे सब कुछ पहले से ही ज्ञात हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा ना, मैंने सब कुछ भगवान पर और नियति पर छोड़ दिया है। मुझे पता है जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। इसके अलावा हम अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही रहे हैं ना। महात्मा ने ठाकुर की तरफ देखते हुए कहा तो ठाकुर ने धीरे धीरे ऊपर नीचे हाँ में अपना सिर और फिर से इस सोच में पड़ गया। उसके मन में भी इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। पता नहीं कब खत्म होगा ये श्राप और ये सब कुछ जो मेरी वजह से शुरू हुआ। ये सब खत्म हो तो फिर मैं भी राहत की सांस लूं, कुछ दिन और चैन से मर सकूं। बहुत ही ज्यादा मायूसी से नरेंद्र ठाकुर ने यह बात बोली और उसकी बात सुनकर महात्मा ने कहा,
हमारे चाहने से कुछ भी खत्म और कुछ भी जरूर नहीं होता। जिसे शुरू किया है उसे ही खत्म करना होता है। हाँ, मैं भी उसी की बात ही कर रहा हूँ, और तुम्हें भी अच्छे से पता है ये सब कुछ हमारी वजह से ही शुरू हुआ था। अगर उसे दिन वो सब कुछ ना होता और अपने उम्र और शक्ति के जोश में जो कुछ भी हमने किया वो हमें नहीं करना चाहिए था। आंखों में बहुत ही ज्यादा पछतावे वाले आंसू के साथ सर झुकाकर नीचे की तरफ देखते हुए ठाकुर ने कहा, तो महात्मा ने आगे जाकर अपना हाथ महात्मा के सिर पर रखा और बोले, नहीं, जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं थी, वक्त और हालात भी गलत थे, और हम तो अच्छा काम ही कर रहे थे। अब अगर उसमें कुछ गलत हो गया तो इसमें पूरा दोष हमारा तो नहीं है। अपने दोस्त के इस तरह से समझाने पर नरेंद्र ठाकुर को थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर भी अभी वो पूरी तरह से राजी नहीं हुए हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह से राजकुमारी वसुंधरा को विक्रांत के जंगल से बचाना है। आप जितना कुछ भी पिछला वो अपने हिसाब से ठीक कर सकते, वो सब कुछ उन्हें ठीक ही करना है। दूसरी तरफ तेज कदमों मुंह में चलकर उसे शैतानी मंदिर वाली गुफा से बाहर निकलते हुए विक्रांत आगे की तरफ आ रहा है, और बन्हो भी जल्दी जल्दी उसके पीछे ही आ रहा है। एकदम गुस्से में अपने दांत पीसकर इधर उधर देखता हुआ विक्रांत बोला, नहीं नहीं, मेरा जाल टूट नहीं सकता इतनी आसानी से, तो बिल्कुल भी नहीं। कैसे किसी ने मेरा भ्रमजाल तोड़ दिया, और कहीं वो लोग वसुंधरा तक? नहीं नहीं, वो लोग उसे तक नहीं पहुंच सकते। वो उसे तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। इतना बोलकर विक्रांत तुरंत ही वहां से गायब हो गया, और उसके पीछे रह गया वो हल्के काले रंग का धुआं, जैसे कि भानु अच्छी तरह से पहचानता, और एक गहरी सांस लेकर वो वहां से वापस अंदर की तरफ चला गया। वो सारे लोग एक साथ ही वहां से अंदर की तरफ बढ़े, और चलते हुए उन लोगों को समझ में आ रहा है कि वो किसी ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां पर उन्हें नहीं आना चाहिए था, और ये जगह इस तरह से अगर छुपाई गई थी तो जरूर यहां पर ऐसा कुछ तो उन्हें मिलने वाला है। लेकिन वो राजकुमारी वसुंधरा होगी या नहीं, ये बात अभी तक उन्हें पता नहीं है। चंद्रिका, हमें यहां पर राजकुमारी मिलेगी ना? चंद्रिका के पीछे चलते हुए समर धीरे से उसके कान में पूछा, तो चंद्रिका तुरंत ही पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा और हाँ में अपना सिर हिलाया। चंद्रिका को इस बात की पूरी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन मन ही मन वो इस बारे में सोच जरूर रही है कि कैसे भी राजकुमारी उसे यहाँ पर मिल जाए, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जगह उन लोगों की आखिरी उम्मीद, और इसके बाद उन लोगों के पास राजकुमारी को ढूंढने के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो लोग उस जगह के अंदर आए। वो एक तहखाना जैसा लग रहा था, लेकिन जंगल के बीचों बीच ऐसी कोई जगह होगी ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। चंद्रिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारी चीज चल रही है, और उसे पता नहीं क्यों वो जगह कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, और उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पहले भी यहाँ पर आ चुकी है, और वो बहुत ही बड़ा तहखाना है। बाहर से देखने पर उन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि वो जगह अंदर से इतनी बड़ी होगी, लेकिन जंगल के बीच में होने की वजह से वहां पर हर जगह पर पेड़ और झाड़ आए हैं। इस तरह के पेड़ पौधे, सूखे हुए पत्ते और पत्थरों से वो जगह काफी भारी हुई है। इसके अलावा और कोई भी वैसा कोई सामान नहीं है जो कि किसी घर में होता है। काफी पुरानी सिर्फ दीवारें ही खड़ी हुई है, लेकिन फिर भी चंद्रिका को पता नहीं क्यों वो जगह एक अजीब सा एहसास दे रही है, और उसने जैसे ही वहां से अंदर एक कदम रखा, उसे पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा महसूस हुआ, और कुछ ऐसा दिखाई दिया जैसे कि उसके सामने कुछ अजीब सा एकदम से एक झलक दिखा और गायब हो गया। इसलिए बाकी सारे लोग तो उस जगह से अंदर आ गए, लेकिन चंद्रिका दरवाजे पर ही रुक गई। उसके इस तरह से रुकने पर वीरेश ने पीछे मुड़कर देखा। क्या हुआ? अब वहां पर रुककर क्या सोच रही हो? अंदर आओ। वीरेश ने चंद्रिका की तरफ देखकर कहा, तो उसकी आवाज सुनकर चंद्रिका का ध्यान भी उसकी तरफ हुआ, और उसने एकदम ही बोला, हाँ मैं आ ही रही थी, वो बस अभी मुझे लगा यहाँ पर कोई है क्या? तुम लोगों को भी अंदर आते वक्त कोई नजर आया दरवाजे के पास? आखिर वहां से अंदर आते हुए चंद्रिका ने इधर उधर चारों तरफ देखते हुए उन सब से पूछा, तो एक दूसरे की तरफ देखते हुए उन सब ने नहीं में अपना सिर हिला दिया, क्योंकि और किसी को भी ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, और जैसे कि एक भागती हुई सी परछाई की झलक सिर्फ चंद्रिका को ही दिखाई, तो उसे ये काफी अजीब लगा। आगे आओ, समय बर्बाद मत करो, ये इस तरह की बातों के बारे में सोचने का वक्त नहीं है, और हो सकता है कोई भी काली शक्ति यहाँ पर पहरा दे रही हो और तुम्हें उसी की एक झलक दिखी हो। इसलिए सारे लोग एक साथ रहो, क्योंकि जो अकेले में होगा उसी पर ही हमला हो सकता है। चंद्रिका की बात सुनकर वीरेश ने उसे समझाया, और साथ ही तेज आवाज में चिल्लाकर वहां पर बाकी सारे लोगों से भी ये सब कुछ कहा।
वहां पर उस तरफ क्या है? समर ने एक तरफ उंगली दिखाते हुए पूछा तो बाकी सब भी उसे तरफ ही देखने लगे। वो दिखने में एक छोटा सा दरवाजा लग रहा था और इतना पुराना भी नहीं लग रहा था जितना पुराना वो बाकी सारी जगह थी। कहानी जारी रहेगी।